Hey everyone, this is Nikita and welcome back to my channel. So this is the first part of the IIT JEE Chemistry Revision series, and in this series also I will be solving the previous year questions. So this is the 2019 question paper which I've solved here, and from the upcoming videos I will be solving the questions topic wise. So I haven't solved all the questions, so the questions which have been skipped or not solved will be covered in the upcoming video, and I will try to solve the maximum questions so that it can help you if you're thorough with the concepts or not. And it's my suggestion that you focus entirely and extensively on solving questions. And yeah, I hope you all are preparing really well. So let's begin the video, and if you're new to my channel, please take a moment to like, share and subscribe, and hit that bell icon to be notified whenever I upload a new chemistry tutorial. So let's begin solving the questions. जो सबसे पहला क्वेश्चन है, लेट्स रीड व्हाट इट सेज. द अमाउंट ऑफ शुगर टू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन इज. तो बेसिकली इसमें वॉल्यूम दिया हुआ है, मोलैरिटी दिया हुआ है, और आपको शुगर का अमाउंट कैलकुलेट करना है. तो अगर आप रिलेट करोगे तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो ये फॉर्मूला होता है मोलैरिटी का. हमें मोलैरिटी दी हुई है, वॉल्यूम दिया हुआ है, हमें अमाउंट ऑफ शुगर कैलकुलेट करना है. तो नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम और सिंप्लीफाइड वे में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट. तो मैं उसे यहाँ पे लिख देती हूँ. मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो जो क्वेश्चन में जिसकी वैल्यू दी हुई है, यू कैन पुट इट डायरेक्टली. तो मोलैरिटी दिया हुआ है हमें 0.1. वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो उसे मैं x मान लेती हूँ, और ये डिवाइड अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है तो ये नीचे चला जाएगा. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो लेट्स कैलकुलेट इट फर्स्ट. तो C12H22O11 12 इंटू 12 प्लस 22 प्लस 11 इंटू 16. So 12 12s are 144 plus 22 plus 176. 144 plus 22 176. तो ये आएगा 342. इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर दिया हुआ है हमें 2 लीटर. तो x इक्वल्स टू 0.1 इंटू 2 इंटू 342. 0.2 इंटू 342 2 to the 4 68.4. सो बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. तो इसमें बेसिकली कुछ नहीं करना था. फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है. 11th का जो फर्स्ट पार्ट का जो फर्स्ट चैप्टर है, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो जनरल फिजिकल केमिस्ट्री है उसका क्वेश्चन है ये. तो मोलैरिटी के फॉर्मूले से डायरेक्टली हो जाएगा. तो फिजिकल केमिस्ट्री के जब भी क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल ओरिएंटेड होते हैं, एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज़ ट्राई टू लिंक द फॉर्मूला, और उसे सिंप्लीफाइड वे में आप लिख सकते हो. देन ट्राई टू सॉल्व व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. Okay, now let's move on to the next question and read what it says. At 100 degrees Celsius, copper has FCC unit cell structure with cell edge length x angstrom. What is the approximate density of copper at this temperature? Atomic mass of copper is equals to 63.55. तो इसे हमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी है. तो ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, क्लास 12th का. तो डेंसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला है डेंसिटी इज इक्वल्स टू m इंटू जेड अपॉन N0 इंटू AQ. D जो है वो डेंसिटी, ये मास होगा. Z है नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल. सिंस यहाँ पे FCC है मतलब यहाँ पे 4 होगा. BCC होता तो 2 होता. N0 है एवोगैड्रो नंबर हुज वैल्यू इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. A क्यूब है, एज लेंथ है. तो हमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी है. तो सब वैल्यू जो दी हुई है उसे हम पुट कर लेते हैं. तो मास दिया हुआ है 63.55 इंटू जेड की वैल्यू, सिंस यहाँ पे दिया हुआ है कॉपर जो है वो FCC यूनिट सेल है तो 4 हो जाएगा. N0 की वैल्यू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. अब ये जो x है ये एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, और हमें डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में पूछा हुआ है. तो जो एज लेंथ है उसे हम सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -10 मीटर और 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर.
तो एक्स एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू x इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगी, सिंस मैंने इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। x इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब, तो क्या होगा ये 63.55 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू एक्स क्यूब इंटू 10⁻⁻24 विच गिव्स यू 63.55 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर, ये 10 टू द पावर m, ये 10 टू द पावर n, और x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n हो जाएगा x टू द पावर m प्लस n। ये m है 23 और n है -24, तो 23 माइनस 24, 63.55 इंटू 4 बाई 6.02 इंटू 10 टू द पावर -1। तो ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, आई ऑलरेडी सॉल्व, एंड ये लास्ट टाइम आएगा, इसे पूरा कैलकुलेट करोगे तो आंसर 422 बाय एक्स क्यूब के अराउंड है, 422 पॉइंट समथिंग आएगा। सो इट विल बी अराउंड 422 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन इन विच इन दिस क्वेश्चन यू हैड टू सॉल्व द डेंसिटी। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंसबर्ग्स रिएजेंट इज, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है कि हिंसबर्ग रिएजेंट कौन है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सिंपल सा, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है डायरेक्टली। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पूछ रहा है मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे एक रिएक्टेंट दिया हुआ है, 2 रिएजेंट्स दिए हुए हैं, अल्कोहलिक KOH और NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया। तो अगर अल्कोहलिक KOH है हमेशा, तो रिमेंबर दिस दैट इट विल ऑलवेज कॉज एलिमिनेशन। और ये जो NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया, ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो बेसिकली जब एक बार एलिमिनेशन होगा फर्स्ट केस में, फिर दूसरी बार जब जो स्ट्रॉन्ग बेस है, बेस का क्या काम होता है, वो हमेशा एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेता है। तो यहाँ पे जो 2 ब्रोमीन ग्रुप है वो हमेशा वो क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे, और ये दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो जो डी है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पहले तो फर्स्ट केस में एलिमिनेशन होगा, सेकेंड केस में जो NaNH2 लिक्विड अमोनिया वो भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, वो हाइड्रोजन निकाल लेगा, तो जो 2 लिविंग ग्रुप है वो चले जाएंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। द IUPAC नेम फॉर फॉलोइंग कंपाउंड इज, तो ये एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यू हैव टू टेल द IUPAC नेम। तो IUPAC का जो रूल्स है, सबसे पहला रूल है कि यू हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो अगर मैं यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करूँ तो ये वाली होगी। अब मैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट कर लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब ये 7 है तो मतलब कि हेप्ट होगा यूज़, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स के हिसाब से 7 है तो हेप्ट यूज़ होगा। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये 3rd पोजीशन पे मिथाइल है जो कि सब्स्टिट्यूएंट है, 4th पोजीशन पे प्रोपाइल है वो भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, 5th पोजीशन पे भी मिथाइल है वो भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है। तो अब मैं इसका नाम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखते हैं विच एक्ट एज प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब कि पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पे 3,5 डाईमिथाइल और 4 प्रोपाइल हेप्ट। यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे तो ये 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये 1 ईन और 6 आइन। तो जो डी है वो करेक्ट आंसर है, 3,5 डाईमिथाइल 4 प्रोपाइल हेप्ट 1 ईन 6 आइन इज़ द करेक्ट आंसर। बिकॉज यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स थे तो ऑब्वियसली आप उसे पहले लिखोगे, डबल बॉन्ड था फिर ट्रिपल बॉन्ड था, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलती है, तो उसके हिसाब से इसका नाम जो होगा, एंड डी इज़ द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन है IUPAC नोमेनक्लेचर का, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जाम्पल है। द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स COH2O होल 4 NH3 होल ट्वाइस, ये कॉम्प्लेक्स है, और ये Cl3 ये काउंटर आयन। तो यहाँ पे आपको नेमिंग करनी है, तो आपको इसमें कुछ स्टेप्स जो फॉलो करना है। तो इसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट भी कैलकुलेट करना होता है। तो आप देखोगे कि जो वाटर जो और अमोनिया है ये दोनों न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, तो ये 0 कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन जो क्लोरीन है उसका -1 कंट्रीब्यूशन होता है, और 3 क्लोरीन है। तो आप कैलकुलेट कर लेते हैं, अगर कोबाल्ट का हमें कैलकुलेट करना है तो इसका x, ये दोनों का कुछ नहीं, 0 -3 = 0, तो x = +3, मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट को जो कोबाल्ट का है वो है +3। अब आप इसकी नेमिंग कैसे करोगे,
तो यहाँ पे दो लिगेंड्स हैं, एक अमीन है, सॉरी एक वाटर है एक अमोनिया, सॉरी अबाउट दैट, एक वाटर है एक अमोनिया। तो वाटर के लिए हम लिखते हैं एक्वा और अमीन के लिए लिखते हैं हम ये। तो ये तो ऑप्शन अगर आप देखोगे तो कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि अमीन की स्पेलिंग में कन्फ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे AM है, ये AMM है, तो डाई अमीन होगा तो AMM। और अमीन और एक्वा में आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करोगे तो अमीन पहले लिखेंगे तो इसका नाम क्या होगा, डाई अमीन टेट्रा एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड, क्योंकि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है 3 और क्लोराइड जो Cl3 है उसके लिए क्लोराइड। तो जो D है वो करेक्ट आंसर होगा। तो बेसिकली जब आप नेमिंग कर रहे हो लिगेंड्स की तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करोगे, और स्पेलिंग डू नॉट गेट कंफ्यूज, क्योंकि यहाँ पे गलती होने के चांसेस हैं। सो रीड द क्वेश्चन, और जो स्पेलिंग है वो आपको गलत करा सकती है क्वेश्चन। सो रीड द क्वेश्चन रियली केयरफुली। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। For a reaction scheme A to B, the rate constant is K1, and it then goes from B to C, the rate constant is K2. If rate of formation of B is said to be 0, then concentration of B is, तो बेसिकली एक रिएक्शन स्कीम दी हुई है और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि 0 है, तो आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B निकालना है। अगर आप स्टडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन B यूज़ करोगे तो ये जो B है एज ए इंटरमीडिएट है, और यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B इज़ 0, तो मैं क्या लिखूँगी, dB बाई dt इज़ इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करोगे, जहाँ पे B का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर आप ये वाला रिएक्शन देखो, अभी ये मत देखो, ये वाला रिएक्शन देखोगे तो A से B जा रहा है और रेट कांस्टेंट क्या है, K1, ठीक है। तो A से B जा रहा है तो B क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, तो मैं क्या लिखूँगी, K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। ऐसे ही लिखते हो आप रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B, क्योंकि यहाँ पे B फॉर्म हो रहा है। लेकिन सेकेंड वाला केस देखोगे, नो डोंट सी दिस वन, सी दिस वन, अगर ये B से C जा रहा है तो ये डिकम्पोज हो रहा है, क्योंकि आप प्रोडक्ट में देखोगे कि C बन रहा है, B डिकम्पोज हो रहा है, तो ये -K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इक्वल्स टू 0, क्योंकि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इट इज़ 0। नाउ K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल्स टू K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। K1 बाय K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। तो ये है आंसर, तो जो B है वो होगा करेक्ट आंसर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे एक रिएजेंट दिया हुआ है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज CH3CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O OCH3, और ये LAH जो है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएजेंट है। तो अगर रिएजेंट्स प्लीज़ रिवाइज कर लेना, आपको पता होना चाहिए कि कौन से रिएजेंट्स का क्या काम है, किसे ऑक्सीडाइज करता है या किसे रिड्यूस करता है। तो ये जो LAH है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये डबल बॉन्ड को कुछ अफेक्ट नहीं करता। बेसिकली जो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो A है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बाकी जगह आप देखोगे कि ये पहले से ही क्या हो जाएगा, ऑप्शन कट हो गए बाकी 3, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कि डबल बॉन्ड बाकी जगह अफेक्ट हुए हैं, फर्स्ट वाले ऑप्शन में अफेक्ट नहीं हुआ है, तो ये क्या है, अल्कोहल बन गया। तो A जो है करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने उसे अल्कोहल में कन्वर्ट किया।